क्या हम सौर ऊर्जा से भोजन पकाएं? मीनू चीनू, इधर आओ। हाँ दादी माँ, सुप्रभात। सुप्रभात बच्चों, क्या तुम मेरी मदद करोगे? घर में मिट्टी का तेल नहीं है, क्या तुम बाजार से मेरे लिए थोड़ा मिट्टी का तेल ले आओगे? हाँ दादी माँ, हम अभी बाजार जाते हैं। मगर दादी माँ, आपको मिट्टी का तेल क्यों चाहिए? आपको अभी मिट्टी का तेल क्यों चाहिए? बस मुझे स्टोव जलाने के लिए मिट्टी का तेल चाहिए। मुझे स्टोव पर भोजन पकाना है। आप स्टोव में मिट्टी का तेल क्यों डालती हैं? बस मिट्टी का तेल डालने पर ही स्टोव जलेगा। इससे स्टोव को जलने के लिए शक्ति मिलती है। मगर मैंने सीता चाची को पकाते देखा है, वे तो मिट्टी का तेल नहीं डालती। वे लंबी फुकनी से हवा फूंकती रहती हैं और खांसती रहती हैं। बस सीता चाची सूखी लकड़ियों, टहनियों और पत्तों का प्रयोग करके चूल्हा जलाती है। वे चूल्हे को जल्दी जलाने के लिए पाइप से फूंक मारती है। जलने पर इन चीजों से बहुत सारा धुआं निकलता है, इसीलिए वे खांसती रहती है। क्या वह काला धुआं आपके लिए अच्छा नहीं है? क्या इस धुएं के कारण ही आपको खांसी आती है? हाँ, बस जब लकड़ी, टहनियों और गोबर को चूल्हा जलाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो इनसे बहुत सारा धुआं निकलता है। यह धुआं सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। तो सीता चाची ऐसी चीजों का प्रयोग अपने चूल्हे में क्यों करती है? मैंने सीता से कई बार कहा है कि वह इन चीजों से चूल्हा ना जलाए, इससे वह बहुत बीमार हो सकती है। मगर वह क्या कर सकती है? उसके पास मिट्टी का तेल खरीदने या किसी और ईंधन का प्रयोग करने के लिए पैसे जो नहीं है। देखो, पढ़ा लिखा ना होने के कारण जीवन में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर सीता और उसका पति दोनों ही पढ़े लिखे होते तो वे कोई अच्छी नौकरी करके पैसा कमा सकते थे। यह तो सचमुच दुख की बात है दादी माँ। विद्यालय जाकर बहुत सी नई चीजें सीखने में बड़ा मजा आता है। मुझे पता है, विद्यालय जाने वाले बच्चों को ये पता है, फिर भी बहुत सारे लोग अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजते। वे नहीं समझते कि बड़ा होने पर उनके बच्चों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यह तो सचमुच दुख की बात है दादी माँ। देखो, मैं भी पढ़ और लिख सकता हूँ। ठीक कहा, अब तो बस भी पढ़ और लिख सकता है। दोस्तों, अगर तुम्हारे गांव या नगर में तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो विद्यालय नहीं जाता, तो तुम्हें जरूर जाकर उसे विद्यालय जाने के लिए समझाना चाहिए। ओह, हमें दादी माँ के लिए मिट्टी का तेल खरीदना है। दादी माँ, क्या सभी लोग स्टोव या चूल्हा जलाने के लिए मिट्टी के तेल का प्रयोग करते हैं? नहीं, बस स्टोव जलाने के लिए लोग विभिन्न ईंधनों का प्रयोग करते हैं। सभी लोग मिट्टी का तेल प्रयोग नहीं करते। मैंने अखबार में एक दंड आलेख देखा था। वह भोजन पकाने में लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले ईंधन के विभिन्न साधनों पर था। मैंने कागज को काटकर अपने पास रख लिया है। आओ, इसे देखें। मैं विभिन्न ईंधनों के नाम पढ़ती हूँ दादी माँ। लकड़ी, गोबर, एलपीजी, मिट्टी का तेल, कोयला और बिजली। एलपीजी क्या है मीनू? एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का संक्षिप्त रूप है। यह सिलेंडर वाली गैस है
जो गैस का चूल्हा जलाने में काम आती है। ओह, तो गैस सिलेंडर चूल्हे को ऊर्जा देता है। ठीक कहा बाज। पिछले साल नगर में मैंने एक चाचा को साइकिल पर सिलेंडर ले जाते देखा था। वे सिलेंडर लाल रंग के थे। हाँ, वे अक्सर लाल रंग के होते हैं। सिलेंडर और चूल्हा एक पाइप से जुड़े होते हैं, जिससे भोजन पकाने के लिए आग जलाई जाती है। देखो, चार्ट पर कोयला और बिजली भी लिखा है। क्या लोग इन्हें भी भोजन पकाने के लिए प्रयोग करते हैं? हाँ, कोयला भोजन पकाने में प्रयोग होता है। कुछ शहरों में लोग भोजन पकाने के लिए बिजली का भी प्रयोग करते हैं। अच्छा दादी माँ, इस चार्ट को देखो। इसमें उन विभिन्न ईंधनों के बारे में लिखा है जिनका प्रयोग लोगों ने सन 1976 और 1996 के बीच में किया है। 1976 और 1996? ओह, तो चार्ट में 20 साल का अंतर दिखाया गया है। एक तरफ बताया गया है 100 घरों में से। वह क्या है? मैं तुम्हें बताता हूँ। 1976 के चार्ट को ध्यान से देखो। क्या तुम लकड़ी और गोबर पर 84 लिखा हुआ देख रहे हो? यहाँ लिखा है 100 घरों में से। इसका मतलब है 100 में से 84 घर लकड़ी और गोबर को ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। इसका मतलब है 84% घर लकड़ी और गोबर को ईंधन की तरह प्रयोग करते थे। 84%? वह क्या है? इसका क्या मतलब है? जब हम पूरा 100 लेते हैं, तब हम अंक बताने के लिए प्रतिशत का प्रयोग करते हैं। अब दोनों दंड आलेख देखो। 1976 में 10% घरों में एलपीजी और मिट्टी के तेल का प्रयोग होता था, मगर 1996 का चार्ट देखो। इस ईंधन का प्रयोग 18% घरों में होता है। यह इस तरह है। अब मुझे पता चला। देखो, 20 साल में बिजली 1% से बढ़कर 5% हो गई। दादी माँ देखो, लकड़ी 20 सालों में 84% से कम होकर 75% हो गई। मीनू, मैं सोच रहा था, अब मुझे याद आया। मैंने बाजार में कुछ दुकानों पर यह प्रतिशत लिखा देखा है। मैंने ऐसे बोर्ड देखे हैं जिन पर लिखा होता है 25% छूट, कहीं लिखा होता है 50% छूट। ठीक कहा बाज। इसका मतलब है प्रत्येक 100 रुपये पर तुम्हें 25 रुपये की छूट मिलेगी अगर 25% लिखा है तो। छूट वह क्या है? अच्छा, कीमत में 25 रुपए कम। बच्चों, अब अगर तुम मिट्टी का तेल लेने नहीं गए तो मैं भोजन नहीं पका पाऊंगी और फिर तुम्हें भूखे ही रहना पड़ेगा। ओह नहीं, मैं भूखा नहीं रहना चाहता मीनू। आओ चलो जल्दी से चले। राजा रुको, तुम इतना भौंक क्यों रही हो? क्या परेशानी है? मीनू देखो, इधर देखो। मिट्टी के तेल की बोतल पर पानी की एक बूंद ठहरी हुई है। सबको सुप्रभात। मैं पानी की बूंद नहीं हूँ, मैं तेल की बूंद हूँ। मैं मिट्टी
का तेल हूँ। मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। तेल की बूंद, हम तुमसे डरते नहीं हैं। तुम तो हमारी मित्र हो। तुम स्टोव जलाने में हमारी मदद करती हो, तभी हम खाना पका पाते हैं। हम रोज तुम्हारा प्रयोग करते हैं। धन्यवाद मीनू, मगर तुम ध्यान से मेरा प्रयोग नहीं करोगे तो मैं समाप्त हो जाऊंगी। फिर मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगी। तुम समाप्त हो जाओगी? मगर क्यों? तुम कहाँ से आती हो? मैं जमीन के बहुत बहुत नीचे से आई हूँ। तुम जमीन के इतना नीचे कैसे पहुँच गई? तुम वहाँ क्यों गई? मैं वहाँ नहीं जाती, मैं वहीं पर बनती हूँ। ओह, तो तुम जमीन के बहुत नीचे से आई हो। तेल की बूंद तुम्हें कौन बनाता है? मैं प्राकृतिक रूप से ही बनती हूँ। मैं मनुष्य या मशीन द्वारा नहीं बनाई जाती। मैं बहुत धीरे धीरे बनती हूँ। मुझे बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। ओ मेरे भगवान, लाखों वर्ष! मैं तो गिनने के बारे में सोच भी नहीं सकता। हजारों वर्ष भी बहुत होते हैं, लाखों वर्ष तो बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक कहा। इसीलिए मैं बहुत कीमती हूँ। तुम जमीन के नीचे होती हो तो हमें तुम्हें खरीदना क्यों पड़ता है? जैसे माँ कुएं से पानी खींचती हैं, वैसे ही हम तुम्हें भी जमीन के नीचे से निकाल सकते हैं। नहीं बस, मैं पानी की तरह सब जगह नहीं हूँ। मैं जमीन के नीचे हूँ, मगर बहुत कम स्थानों पर हूँ। मुझे जमीन के नीचे से खींचने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग करना पड़ता है। फिर मुझे साफ करने के लिए बड़े कारखानों में भेजा जाता है। मुझे पता है, इन कारखानों को शोधन केंद्र कहते हैं। याद है चीनू? पिछले साल ताजमहल की तरफ जाते हुए हमने रास्ते में मथुरा नाम की जगह देखी थी। वहाँ एक बड़ी फैक्ट्री थी और हमारी अध्यापिका ने कहा था कि यह तेल शोधन केंद्र है। बस, तुम क्या देख रहे हो? यह भारत का मानचित्र है। चीनू ने यह मेरे लिए बनाया है। मैं मथुरा ढूंढ रहा हूँ। मुझे दिखाओ, मैं तुम्हें ढूंढ कर बताता हूँ। देखो, यह है मथुरा। इस जगह पर एक शोधन केंद्र है, मगर तेल की बूंद जमीन से निकलने के बाद क्या तुम बहुत गंदी होती हो? तुम्हें इतने बड़े कारखाने में साफ क्यों करना पड़ता है? हाँ चीनू, मुझे साफ करना पड़ता है। मैं जमीन के बहुत नीचे रहती हूँ ना। मुझे पता है, मैंने पुस्तक में पढ़ा है। इसमें लिखा है कि वैज्ञानिक विशेष तकनीकों और मशीनों का प्रयोग करके यह पता लगाते हैं कि तेल कहाँ है। फिर वे बड़ी पाइप और मशीनों का प्रयोग तेल को बाहर खींचने के लिए करते हैं।
ठीक कहा। बाहर निकलने पर तेल बहुत मोटा, बदबूदार और काले रंग का होता है। इसमें बहुत सी अशुद्धियां मिली होती हैं। ओह, तो इसीलिए इन अशुद्धियों को अलग करने के लिए इसे शोधन केंद्र में भेजा जाता है। हाँ, इस तेल को साफ करने और अलग करने पर तुम्हें मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, ग्रीस और यहाँ तक कि एलपीजी या भोजन पकाने की गैस भी मिलती है। ओह, जमीन की इतनी गहराई से इतनी सारी चीजें निकलती हैं। तो तेल की बूंद, तुम तो अब बहुत अच्छी और साफ हो। असल में आज मैं थोड़ा गंदा हूँ। मैंने स्नान जो नहीं किया है। बस घर पहुंचकर मैं तुम्हें नहला दूंगी। तो तेल की बूंद, तुम तो सचमुच बहुत कीमती हो। हमें तुम्हारा प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए और तुम्हें बचा कर रखना चाहिए। मीनू, तुम्हें याद है कि ताजमहल देखने के लिए जाते समय रास्ते में बस के ड्राइवर ने पेट्रोल पंप पर डीजल भरवाने के लिए बस को रोका था? मैंने पेट्रोल पंप पर एक बोर्ड देखा था जिस पर लिखा था, पेट्रोल या डीजल हमेशा नहीं रहेंगे, तो समझदारी से इनका प्रयोग करो और एक एक बूंद बचाओ। ओह हाँ चीनू, अब मुझे पता चला कि तेल कितना आवश्यक और कीमती है। तेल की बूंद, मैं तुम्हें ध्यान से पकड़ती हूँ। तो तेल की बूंद, तुम जमीन के बहुत नीचे मिलती हो और वह भी बहुत कम स्थानों पर। ठीक कहा। और मुझे बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि अगर तुम मेरा प्रयोग सावधानी पूर्वक नहीं करोगे तो मैं समाप्त हो जाऊंगी। लोग मेरी बहुत सारी मात्रा को निकाल लेते हैं। उन्हें वाहनों के लिए पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की जरूरत होती है और एलपीजी और मिट्टी के तेल की भोजन पकाने के लिए। अन्य वस्तुएं जैसे प्लास्टिक और पेंट बनाने के लिए भी उन्हें मेरी जरूरत होती है। ओ नहीं, तो तेल की बूंद, लोगों को तुम्हारी आवश्यकता तो हर चीज के लिए है। तुम्हारे समाप्त हो जाने पर वे क्या करेंगे? चीनू, तुम्हें भोजन कैसे मिलेगा? तुम एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाओगे? मेरे लिए तो कोई समस्या नहीं है क्योंकि मेरे तो पंख हैं। मैं उड़कर कहीं भी जा सकता हूँ। इसीलिए लोगों को मेरा प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए और मुझे बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। मुझे पता है, नगरों और शहरों में बहुत सी बसें और अन्य वाहन भी हैं। वे बहुत शोर करते हैं और बहुत सारा धुआं भी छोड़ते हैं। मैं जब भी नगर में जाती हूँ, मुझे खांसी शुरू हो जाती है। हाँ, आसपास इतना धुआं होने से मुझे भी खांसी होने लगती है। दिल्ली में रहने वाले मेरे चचेरे भाई ने मुझे बताया था
कि दिल्ली में बसें CNG से चलती हैं, जो कम धुआं छोड़ती हैं। लेकिन CNG आता कहाँ से है? तेल समाप्त होने पर हम शायद CNG का प्रयोग कर सकते हैं। चीनू, CNG संपीड़ित प्राकृतिक गैस है और यह भी जमीन के नीचे से ही आती है, तो यह भी हमेशा मिलने वाली नहीं है। इसलिए मुझे बचाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ओ मेरे भगवान, तब तो तेल को बचाना ही एकमात्र उपाय है। मुझे समझ नहीं आता कि नजदीक जाने के लिए लोग साइकिल का प्रयोग क्यों नहीं करते। इस तरह से कुछ तेल भी बच जाएगा। ठीक कहा। दूर तक जाने के लिए हमें बसों का प्रयोग ही करना चाहिए। इस तरह से तेल बचाया जा सकता है। अगर एक जगह तक कार द्वारा 4 लोग जा सकते हैं, तो उसी स्थान पर बस द्वारा 50 लोग पहुंच सकते हैं और तेल का खर्च लगभग बराबर ही होगा। सोचो कि समझदारी से प्रयोग करने पर हम कितना सारा तेल बचा सकते हैं। तो फिर लोग बस द्वारा यात्रा क्यों नहीं करते? बस द्वारा जाने की सुविधा होने पर भी वे कार द्वारा क्यों जाते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया बस। लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए। ओ तेल की बूंद, अब मुझे बहुत चिंता हो रही है। तुम समाप्त हो जाओगी तो क्या होगा? अपने देश में हम तुम्हें कहाँ खोज पाएंगे? मैं अधिकतर गुजरात और असम राज्य में मिलती हूँ। मैं मुंबई और पुदुचेरी में भी समुद्र के नीचे रहती हूँ। रुको रुको तेल की बूंद, मुझे अपना मानचित्र निकालने दो। मैं इन सभी जगहों को खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ बस। यह गुजरात है और यह असम। ओह, कितनी दूर है। यह मुंबई के निकट समुद्र है और यह पुदुचेरी के निकट का समुद्र। तो तुम बहुत कम स्थानों पर मिलती हो। ठीक कहा बस। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मेरा प्रयोग सावधानी से करो और मुझे बचाओ। हमें भोजन पकाने में भी तुम्हारा प्रयोग बहुत कम करना चाहिए। मैंने अपने गांव में सौर कुकर देखा है। राधा चाची के पास भी एक है। वे सौर कुकर में ही अपना भोजन पकाती हैं। सौर कुकर, वह क्या है? यह वह कुकर है जिसमें भोजन पकता है, मगर भोजन पकाने के लिए इसमें सौर ऊर्जा का प्रयोग होता है। सूर्य की रोशनी भोजन पकाने के लिए ऊर्जा देती है। इसमें किसी अन्य तेल या ईंधन जैसे लकड़ी, गोबर या कोयले का भी प्रयोग नहीं होता। ओह, तब तो सभी को इसका प्रयोग करना चाहिए। सूर्य की रोशनी तेल की तरह सीमित नहीं है। यह समाप्त होने वाली नहीं है। ठीक कहा। हम दादी माँ से अपने घर के लिए भी एक सौर कुकर लेने को कहेंगे। तब हम भी सूर्य की रोशनी से खाना पका सकेंगे। क्या हम कार और बसें चलाने में भी सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं तो तेल समाप्त होने पर लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए पंख लेने पड़ेंगे।
हाँ, बस हमें सभी कार्यों को करने के लिए सूर्य की शक्ति का अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए। नहीं तो तुम सोच सकते हो कि पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल या एलपीजी समाप्त होने पर क्या होगा। हम भोजन पकाने या दीपक से रोशनी करने में असमर्थ हो जाएंगे। हम अन्य स्थानों की यात्रा नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि खेतों में पानी पहुँचाने वाली पिताजी की मशीन को तेल की आवश्यकता होती है, तो वे अपने खेतों में पानी भी नहीं दे सकेंगे। ओ मेरे भगवान, फिर वे फसल कैसे उगाएंगे? दोस्तों, देखा तुमने कि मैं कितनी कीमती हूँ? तुम्हें बहुत सारे कामों के लिए मेरी जरूरत है। मैं बहुत कम स्थानों पर जमीन के बहुत नीचे मिलती हूँ। इसलिए मुझे सावधानी से प्रयोग करो, क्योंकि मुझे बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। ठीक कहा, हम सभी को तेल बचाने की कोशिश करनी चाहिए। हम अपनी दादी माँ को बताने जा रहे हैं वे सौर कुकर में ही भोजन पकाया करें। दोस्तों, क्या तुम तेल बचाने के अन्य उपाय सोच सकते हो? दोस्तों, क्या आप जोर से बोलेंगे कि निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत? मिट्टी का तेल स्टोव को जलने की ऊर्जा देता है। सही। खाना बनाने में उपले का इस्तेमाल करने से बहुत धुआं होता है। सही। तेल कभी खत्म नहीं हो सकता। गलत। खाना बनाने में बिजली का भी इस्तेमाल किया जाता है। सही। सन 1976 में 84% घरों में लकड़ी या उपले का उपयोग किया जाता था। सही। वे फैक्ट्रियां जहां तेल साफ किया जाता है उन्हें रिफाइनरी कहा जाता है। सही। पेट्रोल डीजल से सस्ता होता है। गलत। सूर्य की रोशनी तेल की तरह सीमित नहीं है। सही। सीएनजी के उपयोग से प्रदूषण बढ़ता है।
गलत। तेल कीमती है, अतः हमें इसकी बचत करनी चाहिए। सही। क्या हम रिक्त स्थान भरने में तोते की मदद करें? भारत में तेल व राज्यों में पाया जाता है। गुजरात, आसाम। भारत में तेल गुजरात व आसाम राज्यों में पाया जाता है। तेल व के पास समुद्र के अंदर भी पाया जाता है। मुंबई, पुडुचेरी। तेल मुंबई व पुडुचेरी के पास समुद्र के अंदर भी पाया जाता है। वह कुकर है जिसमें सूर्य की रोशनी का उपयोग खाना पकाने में किया जाता है। सोलर कुकर वह कुकर है जिसमें सूर्य की रोशनी का उपयोग खाना पकाने में किया जाता है। तेल की तरह सीमित नहीं है, यह कभी खत्म नहीं होगी। सूर्य की रोशनी तेल की तरह सीमित नहीं है, यह कभी खत्म नहीं होगी। का अर्थ है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का अर्थ है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। का अर्थ है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का अर्थ है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। गोबर से बनते हैं। उपले गोबर से उपले बनते हैं। का उपयोग हमें तेल की बचत करने में मदद करते हैं। सोलर कुकर का उपयोग हमें तेल की बचत करने में मदद करते हैं। तेल बनने में कई साल लगते हैं। लाख तेल बनने में कई लाख
साल लगते हैं। दोस्तों, विभिन्न प्रकार के ईंधन का विभिन्न प्रकार की चीजों में उपयोग किया जाता है। क्या आप यह जानने में मेरी मदद करेंगे कि कौन सा ईंधन इन चीजों के लिए उपयोग में लाया जाता है? लालटेन, मिट्टी का तेल, सोलर कुकर, सूर्य की रोशनी, गैस सिलेंडर, एलपीजी, जनरेटर, डीजल या पेट्रोल, ड्राई क्लीनिंग, पेट्रोल, कार, बस, ट्रैक्टर, डीजल, पेट्रोल या सीएनजी, इस्त्री, कोयला या बिजली, स्टोव, चूल्हा, जलाने वाली लकड़ी, कोयला या मिट्टी का तेल, तंदूर, कोयला, कार, बस, ट्रैक्टर, डीजल, पेट्रोल या सीएनजी, इस्त्री, कोयला या बिजली, स्टोव, चूल्हा, जलाने वाली लकड़ी, कोयला या मिट्टी का तेल, तंदूर, कोयला। दोस्तों, क्या अब आप मेरे साथ इन प्रश्नों के उत्तर देंगे? आप उत्तर अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। क्या आप कुछ ऐसे ईंधनों का नाम बता सकते हैं जिनका उपयोग खाना बनाने में किया जाता है? मिट्टी का तेल, जलाने वाली लकड़ी, उपला, कोयला, बिजली और एलपीजी कुछ ऐसे ईंधन हैं जिनका उपयोग खाना बनाने में किया जाता है। एलपीजी क्या है? एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का छोटा रूप है। यह गैस सिलेंडर में भी भरी जाती है। उसके बाद सिलेंडर को पाइप के द्वारा स्टोव से जोड़ा जाता है, जो गैस को स्टोव तक पहुंचाने में मदद करता है। माचिस से जलाते ही गैस
स्टोव में जलने लगती है और स्टोव को काम करने की ऊर्जा प्रदान करती है। तेल कहाँ पाया जाता है? तेल जमीन के अंदर काफी गहराई में पाया जाता है। तेल स्वाभाविक रूप से तैयार होता है और इसे बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। तेल को जमीन से बाहर खींचने के लिए भारी मशीनों का उपयोग किया जाता है। कच्चे तेल को शुद्ध या साफ कैसे किया जाता है? कच्चे तेल को साफ करने के लिए रिफाइनरी में भेजा जाता है। जब तेल जमीन से बाहर आता है तो वह गहरे रंग का और गाढ़ा होता है। उसमें कई चीजें मिली होती हैं। रिफाइनरी दूसरी चीजों को तेल से अलग करके साफ तेल बनाती है। तेल की सफाई में कौन-कौन सी चीजें निकलती हैं? मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, ग्रीस व एलपीजी। तेल हमारे लिए कैसे उपयोगी है? तेल हम लोगों के लिए बहुत उपयोगी है क्योंकि गाड़ी के लिए पेट्रोल व डीजल, खाना बनाने के लिए मिट्टी का तेल व एलपीजी इससे मिलते हैं। प्लास्टिक व पेंट बनाने में भी इसका उपयोग होता है। क्या होगा यदि हम तेल का उपयोग सावधानी से नहीं करेंगे? यदि हम तेल का उपयोग सावधानी से नहीं करेंगे तो वह खत्म हो जाएगा। इससे हम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी समस्याएं आएंगी। हम लोग बहुत सी चीजों को नहीं पका पाएंगे और न ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक जल्दी पहुंच पाएंगे। हम लोगों के पास साबुन, पेंट आदि जैसी चीजें भी नहीं होगी। तेल की बचत के लिए हमें क्या करना चाहिए? तेल की बचत के लिए हमें आसपास की जगह पर जाने के लिए पैदल या साइकिल का प्रयोग करना चाहिए। लोगों को अपनी सवारी के बजाय बस का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। सोलर कुकर क्या है? सोलर कुकर वह कुकर है जिसमें सूर्य की रोशनी का उपयोग करके खाना पकाया जाता है। सीएनजी क्या होता है? सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का लघु रूप है। क्या आप पता कर सकते हैं कि एक महीने में आपके घर में कितने तेल का उपयोग होता है? क्या आप ईंधन की बचत पर एक पोस्टर बना सकते हैं? आप इस पर एक संदेश या नारा भी लिख सकते हैं। फिर मिलेंगे मित्रों, अलविदा।